कर दें जी स्टार्ट। और सब्जेक्ट्स को पता नहीं है कि बिलो बगैर हमारा तो बी लॉ का रिजल्ट भी तकरीबन यही कुछ 25-30% ही आता है। याद है सारा। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन लेट्स सी। ओके जी, प्लीज एक्सक्यूज मी। चैप्टर नंबर 18 का हम लोगों ने एक पोर्शन कर लिया था। सेकंड पोर्शन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 1940। देखिए बेटा, इसमें एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे जैसे हम करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बुक से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें कुछ टर्म्स यूज होगी। देखिए, जो कोर्ट्स बनी हैं आपकी, जो अदालतें बनी हैं, ये अदालतें इसी तरह से बनी हैं कि पहले ज़माने में शुरू में जब से अदालतें नहीं थी तो डिफरेंट कबीले थे, डिफरेंट एरियाज़ थे। तो लोग क्या करते थे, लोग अपना एक मुखिया चुन लेते थे कि जनाब उन्होंने कहना जी ये हमारा बंदा जो है ये इंसाफ पसंद है, ईमानदार है, ये जो भी फैसला करेगा हम उसकी बात मान लेंगे। एक लेट सपोज एक गांव के अंदर एक बंदा बड़ा मशहूर कि जनाब ये बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे फैसले करता है। दूसरे गांव में अगर कोई मसला हुआ तो उन्होंने कहा जी उस ईमानदार बंदे को बुलाइए। अब वो बंदा किसी दूसरे गांव में जाके फैसले कर रहा है। इसी तरह से आस पड़ोस के जितने भी गांव थे सब लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया उनको। अब दूर दराज के इलाके में नहीं जाया जा सकता था तो उन लोगों ने वहां के लोकल बंदों को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आप किस तरह से फैसले करेंगे, किस चीज़ को देखना, किस चीज़ को नहीं देखना। तो हर एरिया के अंदर, मशहूर एरिया के अंदर, तमाम इर्द गिर्द गिरदोनवा के जितने भी गांव थे उस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने आके फैसले करवाना शुरू उन्होंने कर दिया। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया। जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो अंग्रेज़ों ने आके अदालतों के बारे में बताया, जिसको आप कोर्ट्स कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं। सूबा पंजाब की हाई कोर्ट किधर है? लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट। सूबा सिंध की किधर है? कराची में। KPK की किधर है? पेशावर में। बलूचिस्तान की किधर है? कोयटा में। इनके हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद के अंदर ही है। अब ये हाई कोर्ट क्या करती हैं, जब भी किसी केस का कोई फैसला है पूरे पंजाब के अंदर तो लोग किधर केस करेंगे? छोटी कोर्ट से जब बड़े केस की तरफ जाएंगे तो फिर वो हाई कोर्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब ये कोर्ट्स सारी की सारी निकली हैं आर्बिट्रेशन से। 1940s के अंदर या 1940 से पहले तक कोर्ट्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, तो लोग अपने फैसले करवाते थे अपने सरपंच से, क्योंकि उस टाइम पे एरिया जितना भी था, शहर वगैरह तो आबाद थे लेकिन शहरों के अंदर भी सरपंच हुआ करते थे और उनको कहा करते थे जनाब ये फलां बंदा जो है ये हमारे फैसले करवाया करेगा, उसको कहते थे वो आर्बिट्रेटर। तो 1940 के अंदर अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, जिसका मकसद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा तक कानून की जो है वो लोगों की कानून की तरफ उनकी रसाई हो। अगर कोई बंदा कोर्ट नहीं आ सकता तो वो अपने एरिया के अंदर, अपने करीब तरीन एरिया के अंदर किसी बंदे को आर्बिट्रेटर कंसीडर कर ले। अब वो आर्बिट्रेटर का डायरेक्ट लिंक होता था कोर्ट के साथ कि अगर आर्बिट्रेटर को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाके पूछता था और बाज़ औक़ात कोर्ट ही आइडेंटिफाई कर देती थी कि तुम्हारे एरिया के अंदर ये बंदा समझदार है, इससे अपने फैसले करवा लेना। ओके, तो आर्बिट्रेटर हकीकत में कौन था? जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता था। उसके बाद जब लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो अपने एग्रीमेंट के अंदर वो चीज़ ये मेंशन कर देते कि अगर कल कला को हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा तो फलां बंदा जो है वो हमारा आर्बिट्रेटर होगा। इसको हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहा करते थे। ठीक है, इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में यह लिखा जाता था कि जी हम फलां बंदे से रुजू करेंगे, फलां बंदे से अपना फैसला करवाएंगे। वो आर्बिट्रेशन की जगह पे एक टर्म यूज किया करते थे रेफरेंस का, कहते थे जनाब हम फलां बंदे को रेफर करेंगे। तो रेफरेंस हकीकत में क्या है? आर्बिट्रेशन का नाम। रेफरेंस किसका नाम है? आर्बिट्रेशन का नाम। और आप लोगों को पता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लीगल ईयर, जो किसी डिजीज बंदे का लीगली प्रॉपर्टी ओनर बन जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
अब फैसले किस तरह के होते थे? जनरली हर एग्रीमेंट के अंदर एक आर्बिट्रेटर चूज किया जाता था, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर आप एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स जो है वो चूज कर सकते थे। अगर एक आर्बिट्रेटर है तो दैट्स फाइन, वो जनाब उन लोगों ने जो भी उसने फैसला करना है वो फैसला सबके ऊपर इंपोज किया जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं तो आर्बिट्रेटर्स को जैसे ही उनके पास केस आएगा, जैसे ही कोई डिस्प्यूट हुआ तो लोग आर्बिट्रेटर के पास आए, आर्बिट्रेटर के पास जैसे ही आए और अगर वो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो इवन नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो जारी बात है अगर लेट्स सपोज 4 आर्बिट्रेटर्स हैं, 2 ने किसी एक के बंदे के हक में फैसला कर दिया, 2 ने किसी दूसरे बंदे के हक में फैसला कर दिया, तो फिर तो कहानी समझ में ना आई। तो इसलिए आर्बिट्रेशन एक्ट ने यह बताया कि अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं तो जैसे ही केस उनके पास आएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ, वो अपने ऊपर एक अंपायर तैनात करेंगे। अंपायर कौन है जनाब? वो बंदा जो आर्बिट्रेटर्स के दरमियान डिफरेंसेस को खत्म करता है। क्लियर? अगर 4 लोग हैं, उनमें से 3 ने के हक में फैसला कर दिया और 1 ने दूसरे के हक में फैसला किया, तो जारी बात है मेजोरिटी के साथ ही फैसला जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर 2 ने किसी एक के हक में कर दिया और 2 ने किसी दूसरे के हक में कर दिया, तब वहां पे मसला है। इस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट ने क्या कहा कि अपने ऊपर एक अंपायर जो है वो ले आओ। कितने टाइम में? अपनी अपॉइंटमेंट के 1 महीने के अंदर। ओके, और फिर कह दिया कि आर्बिट्रेटर्स ने जब उनके पास केस आएगा तो केस आने के बाद 4 महीने के अंदर, विद इन 4 मंथ्स, उनको फैसला देना पड़ेगा। अगर वो 4 महीने में फैसला दे देते हैं तो देखा जाएगा कि एम्पायर की जरूरत है या नहीं। ठीक है, अगर 3-1 से फैसला कर रहे हैं तो 3 वाला जीत जाएगा, 2-2 का फैसला है तो फिर एम्पायर की जरूरत है। ठीक है, अगर फैसला दे देते हैं तो ठीक, 4 महीने के अंदर। अगर 4 महीने में वो फैसला नहीं कर पाते, 4 महीने में वो फैसला नहीं कर पाते, या फिर वो अंपायर को लिख के दे देते हैं कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें समझ नहीं आ रही, 2 बंदे कह रहे हैं मिस्टर ए ठीक है, 2 बंदे कह रहे हैं मिस्टर बी ठीक है, तो फैसला आपके ऊपर हमने छोड़ा। दोनों सिचुएशन में। कौन सी 2 सिचुएशन? अगर वो 4 महीने में डिसीजन ना कर सके, नंबर 2 अगर वो राइटिंग में अंपायर को लिख के दे दे कि वी आर अनएबल टू जज, वी आर अनएबल टू अवॉर्ड एनी केस, कि हम फलां केस को जनाब किसी को बंदे को भी हम अवॉर्ड नहीं कर सकते। दोनों सिचुएशन में बॉल किसके कोर्ट में आ जाएगी? अंपायर की कोर्ट में आ जाएगी, यानी कि अंपायर के पास अब वो फैसला आ जाएगा। अब उस अंपायर ने 2 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाना है, 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपना फैसला सुनाना है। अब अंपायर क्या कर सकता है जी? 2 महीने के अंदर फैसला सुनाएगा और अंपायर डिसाइड करेगा जी किस बंदे को हमने किसके हक में फैसला करना है, किसके हक में फैसला नहीं करना। जो भी अंपायर बता दे वो सबके ऊपर फैसला लागू होगा। ठीक है, अगर कह दे जनाब मिस्टर बी ठीक है, मिस्टर ए गलत है, तो फिर मिस्टर बी ही ठीक होगा। क्लियर? अब इस मकसद के लिए अंपायर या फिर आर्बिट्रेटर्स जो पार्टीज हैं जिनके दरमियान डिस्प्यूट है उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उनसे कस्में ले सकती हैं, गवाहियां पढ़वा सकती हैं। जैसे कि कोर्ट्स में होता है, मैं जो कुछ कहूँगा अग्नि को, क्या उसको कहते हैं, गीता पे हाथ रख के कहो, जो कुछ कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, ये वाला काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में खैर कुरान पाक पे हाथ रखवाते हैं। तो एनीवेज, अब ओथ इसको हम लोग कहते हैं, कसम दिलवाना या फिर गवाहियां वगैरह दिलवाना। ठीक है, ये सारे का सारा काम कौन करवा सकते हैं? आर्बिट्रेटर भी करवा सकते हैं और अंपायर भी करवा सकते हैं। क्लियर? अंपायर या आर्बिट्रेटर जो बंदा भी फैसला करे, वो किसी एक के हक में फैसला कर दे तो उसी के हक में फैसला कंसीडरेबल होगा और अगले बंदे को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तमाम प्रोसेस में जो भी खर्चा आया होगा, जितनी भी कॉस्ट आई होगी, वो भी अंपायर या आर्बिट्रेटर्स की ऑन पे है कि वो किसी को भी कह सकते हैं कि मिस्टर बी ठीक है, मिस्टर बी को सारे के सारे रिवॉर्ड मिलने चाहिए, मिस्टर ए, एक तो तुम मिस्टर बी को रिवॉर्ड भी दोगे और ऊपर से जितना भी खर्चा आया है इस तमाम की चीज़ों का, इस प्रोसीडिंग को परफॉर्म करने का, वो सारा खर्चा भी तुम पे करोगे। तो वो उनकी ऑन पे है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एग्रीमेंट के अंदर हम पार्टीज का नाम मेंशन कर सकते हैं जी, फलां बंदा हमारा आर्बिट्रेटर होगा।
या इसके अलावा हम ये भी एग्री कर सकते हैं कि जी फलां बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। मिसाल के तौर पर दो बंदे झगड़ा कर लेते हैं, अबू बकर, कौन है अबू बकर? अबू बकर और अब्दुल राफे, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं और एग्रीमेंट में कहते हैं कि जनाब अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ तो सर हसन जो होंगे वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। मतलब सर हसन आर्बिट्रेटर नहीं होंगे, वो आर्बिट्रेटर जिसको वो आर्बिट्रेटर कह देंगे वही हमारा आर्बिट्रेटर होगा। ठीक है, वो मैं खुद को भी कह सकता हूँ कि आओ मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ, या मैं कह सकता हूँ जी मुनव्वर आपका फैसला करेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट भी बिल्कुल वैलिड समझा जाएगा। गॉट इट? इसी तरह अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और दोनों पार्टीज कहती है जनाब एक दूसरे को कोर्ट में जलील करने से बेहतर है कि हम अपने अपने कबीले में जाएं और वहां पे आर्बिट्रेटर चूज करें और आर्बिट्रेटर चूज करके अपना फैसला करवाएं, कोर्ट कचहरियों से धक्कों से बच जाएं हम लोग। तो कोर्ट के फैसले के आने से पहले, बिफोर द जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के फैसले से पहले दोनों पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रेफरेंस अपील दायर कर सकते हैं। रेफरेंस अपील का मतलब होता है कि कोर्ट को आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई साहब हम अपना फैसला आपसे नहीं करवाना चाहते, हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगी कि भाई साहब जाइए आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाइए। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब अगर आप आर्बिट्रेटर के फैसले से एग्री नहीं करते तो रास्ते बंद हो जाएंगे सारे के सारे। हम कहते नहीं, फिर आपके पास फिर भी कोर्ट का रास्ता खुला होगा, आप कोर्ट में आके केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। क्लियर? समझ आ गई बात की? अब जरा पढ़ते हैं इसको। ये मेरे ख्याल है मेरे निशान है सारे, है ना? आगे जी प्लीज देखिएगा। रेलेवेंट डेफिनेशन से बेटा हम लोग पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या है जी? अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम देयरिन और नॉट। ठीक है जी, कि जनाब फ्यूचर में आर्बिट्रेटर कौन बंदा होगा, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट आपके पास कहलाता है। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास मौजूद है जनाब, वो बंदा जो किसी भी डिसीज पर्सन की एसेट को रिप्रेजेंट करता हो लॉ के अंदर। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, और अंपायर का मतलब ये वो बंदा है जो कि आर्बिट्रेटर्स के डिफरेंसेस को क्या करता है, सेटल डाउन करता है। अब रेलेवेंट प्रोविजंस की बात करते हैं जनाब। प्रोविजन इंप्लॉयड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा? नंबर 1 कहता है जी अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी टू अ सोल आर्बिट्रेटर। उसमें जनरली क्या होता है, एक ही बंदा आर्बिट्रेटर होता है। इफ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स द आर्बिट्रेटर्स शैल अपॉइंट एन अंपायर नॉट लेटर देन 1 मंथ फ्रॉम द लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट। जब भी उनके पास केस आएगा, अगर वो इवन नंबर में है, जब भी उनके पास केस आएगा, उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उसके 1 महीने के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, अंपायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। द आर्बिट्रेटर्स शैल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 months आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्ट बाय नोटिस इन राइटिंग फ्रॉम एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज कोर्ट में अलाउ। कि जैसे उनके पास केस आएगा, उस केस के 4 महीने के अंदर उनको फैसला करना पड़ेगा, या अगर वो एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो कोर्ट उनको एक्स्ट्रा टाइम भी अलाउ कर सकती है। If the arbitrators have allowed their time to expire without making an award or have declared to any party to the arbitration agreement or to the umpire a notice in writing stating that they cannot agree, the umpire shall forthwith enter to the reference in lieu of the arbitrators। और अगर 4 महीनों में आर्बिट्रेटर अपना फैसला किसी एक बंदे को ना सुना सके, ना अवॉर्ड ना कर सके, या राइटिंग में लिख के दे दें अंपायर को कि सर हम एग्री नहीं कर रहे, तो फिर आर्बिट्रेटर की जगह पे फैसला कौन करेगा, अंपायर करेगा। द अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। और अंपायर को फैसला कितनी देर में देना है, 2 महीने में, या जितना कोर्ट अलाउ करे। द पार्टीज टू द रेफरेंस एंड all person claiming under them shall subject to the provisions of any law for the time being in force submit to be examined by the arbitrators or umpire on oath or affirmation in relation to the matters in differences and shall subject as aforesaid produce before the arbitrators or umpire all books, deeds, papers, accounts writings and documents with their possession or power respectively which may be required or called for and do all other things which during the proceedings on the reference the arbitrator or umpire may require। जो भी कानून चल रहा होगा वो कानून उनके ऊपर लागू होगा
किन के ऊपर? उन पार्टीज के ऊपर जो आर्बिट्रेशन में आना चाह रही हैं, ठीक है, और वो अपनी एक प्रॉपरली एफर्मेशन के साथ, यानी कि बयान एतराफ़ के साथ, और उसके साथ साथ कसम के साथ, यानी कि औथ के साथ, कसम खा के वो बताएंगे जनाब उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी उनके पास अकाउंट्स हैं, सारे के सारे जैसे जैसे आर्बिट्रेटर या अंपायर उनसे पूछते जाएंगे वो उनको प्रोवाइड करते जाएंगे। द अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली। और जो भी फिर जिसके हक में फैसला किया जाएगा तमाम लोगों को वो फैसला मानना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस एंड अवार्ड शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर हु मे डायरेक्ट टू and by whom and in what manner such cost or any part thereof shall be paid, and may tax or settle the amount of cost to be paid or any part thereof, and may award cost to be paid as between legal practitioner and client। कि जनाब किस बंदे को कौन सा अवार्ड मिलेगा, दूसरे बंदे को कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी, उसके अलावा जनाब किस बंदे को कितना खर्चा देना पड़ेगा, सारा कुछ बता दिया जाएगा। और ये किसकी ऑन पे होगा? अंपायर या आपके आर्बिट्रेटर्स की ऑन पे। एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर दो लोगों के दरमियान मसला आ जाए तो वो आपस में ये एग्री कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी हमारा आर्बिट्रेटर चूज करेगी। द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एग्री दैट एनी रेफरेंस अंडर द एग्रीमेंट शैल बी to an arbitrator or arbitrators to be appointed by a person designated in the agreement either by name or as the holder of the time being of any office or appointment। या तो बंदे का नाम लिख दिया जाए कि फलां बंदा हमारा आर्बिट्रेटर चूज करे, या फिर एक डेजिग्नेशन लिख दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब अगर हमारे दरमियान कोई मसला हुआ तो हमारे एरिया का MNA जो है, मिनिस्टर जो है, वो चूज करेगा हमारा आर्बिट्रेटर। गॉट इट? तो वो MNA सीट है, वो कोई भी बंदा हो सकता है उसमें। इसके बाद देखिए जी, अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर और अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के अगर जो भी उसने फैसला दे दिया सारा का मानना पड़ेगा, और अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में जाकर रिव्यू कर सकता है। द अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल नॉट बी रिवोकेबल, मतलब खत्म नहीं की जा सकती उनकी पावर या अथॉरिटी, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट अनलेस अ कंट्रारी इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जब तक कि कोर्ट उनको ना कह दे। आर्बिट्रेटर के पास क्या क्या पावर है भाई? वो आपसे कस्में उठवा सकता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, वो आपके हक में या आपके खिलाफ फैसला कर सकता है, ठीक है, वो ये बता सकता है कि किस बंदे ने कितनी कॉस्ट देनी है, ये आर्बिट्रेटर के पास पावर है। देखिए, एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेस अपियरिंग, स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, मतलब वो अगर उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल केस है जिसमें कानून का उसको नहीं पता, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाके कानून की मदद ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है। मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन द ऑल्टरनेटिव, कि अवार्ड देने के साथ साथ वो सिर्फ अवार्ड ही नहीं बल्कि कंडीशनल कर दे, यानी कि किसी के अगर वो किसी के हक में केस करता है, फैसला करता है, तो उसके ऊपर कुछ कंडीशन भी लगा सकता है। और अगर उसने किसी के हक में फैसला किया और बाद में पता चला कि जनाब ये गलत फैसला हो गया था, तो उसको वो ठीक भी कर सकता है, ठीक है। मतलब करेक्ट इन एन अवार्ड एनी क्लैरिकल मिस्टेक और एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, कोई क्लैरिकल मिस्टेक अगर आ गई है तो उसको ठीक भी वो कर सकता है। एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन सच इंटरोगेटरीज एज मे इन ओपिनियन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर बी नेसेसरी, मतलब जो भी सवालात जवाबात लेने हैं वो आर्बिट्रेटर या अंपायर ले सकता है। पार्टी टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस, अगर दो पार्टीज का किसी कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा है तो वो कोर्ट के डिसीजन से पहले अप्लाई कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। देखिए, वेयर इन एनी सूट ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एग्री दैट एनी मैटर इन डिफरेंस बिटवीन देम इन द सूट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, दे मे एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अप्लाई इन राइटिंग टू कोर्ट फॉर एन ऑर्डर और रेफरेंस। गॉट इट? योर चैप्टर इज एंड। और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उस चैप्टर को कल और परसों यानी कि 30 और 31 तारीख को ख़त्म करवा लिया जाए। एज आई प्रॉमिस्ड कि आप लोगों का सिलेबस 31 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 31 जनवरी को ही ख़त्म होगा। अब जुलाई यार, जुलाई एक ही बात है, अगले अटेम्प्ट के लिए जनवरी समझ लें, अगले अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे